हेलो एवरीवन। तो आज हम ओबीजी का फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, मतलब फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओबीजी यानी कि जो टर्म आपका ओबीजी ऑब्स्टेट्रिक्स होता है वो इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। और प्रेगनेंसी जो हमारी होती है वो रिजल्ट होती है किसका? फर्टिलाइजेशन का, गैमेटोजेनेसिस का और मेंस्ट्रुएशन का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम सबसे पहले जिसकी बात करने वाले हैं वो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ स्ट्रक्चर क्लियर होने चाहिए जिससे कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और आई गारंटी यू कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने के बाद कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ स्ट्रक्चर्स आपको बताना चाहूँगी जिसको आपको जानना ज़रूरी है मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने के लिए। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर यूट्रस है हमारा, जहाँ पे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग कॉज कराती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूट्रस की बात करेंगे। तो हमें सबको पता होता है कि यूट्रस में 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मायोमेट्रियम होती है उसमें आपके प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स, और जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोमेट्रियम में भी 2 लेयर्स होती हैं। एक तो बेसल लेयर जो कि स्टेबल रहती है, या फिर इसको मेंटेनेंस लेयर के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शेड ऑफ होती है उसको हम फंक्शनल लेयर या सेडिंग मतलब सेडिंग लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो सेकेंड स्ट्रक्चर है जो जानना जरूरी है, वो है ओवरी हमारी। ठीक है, तो ओवरी में क्या होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं। हमें पता है कि ओवरी के अंदर क्या होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल के अंदर ही हमारा oocyte होता है, यानी कि आप एग बोल सकते हैं। तो फॉलिकल में 2 लेयर होती हैं। पहला लेयर जो हमारा आउटर लेयर होता है उसको आउटर लेयर को थीका मतलब थीका सेल से बनी होती है आउटर लेयर, और इनर सेल ग्रैनुलोसा सेल्स से बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़? एक तो मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स हैं, एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स हैं। एंडोमेट्रियम के 2 पार्ट, बेसल लेयर एंड द फंक्शनल लेयर। ओवरी के आउटर लेयर और इनर लेयर, यानी कि थीका सेल से होती है हमारी आउटर लेयर, और ग्रैनुलोसा सेल की होती है हमारी इनर लेयर। ठीक है, फॉलिकल में 2 लेयर्स होती हैं, एक तो थीका सेल्स की आउटर लेयर, ग्रैनुलोसा सेल की इनर लेयर। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पर्पज़ की, यानी कि पर्पज़ क्या है मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, तो बेसिक पर्पज़ जो आम जनता को नज़र आता है वो ब्लीडिंग कराना। एमसी आती है तो ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो चलो ये भी मान लेते हैं कि ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग कहाँ पर होती है? यूट्रस के अंदर। यूट्रस में यूट्रस की वॉल डैमेज होती है, यानी कि एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर डैमेज होती है, और यूट्रस में ये साइकिल चल रही है, इसलिए इसको यूटेराइन साइकिल के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारा मेन पर्पज होता है ओवुलेशन, जो हम जानते हैं। ठीक है, तो ओवुलेशन कहाँ पे होता है? ओवरी में, तो इसलिए ओवेरियन साइकिल, वहाँ पे भी एक साइकिल चल रही होती है, तो उसको हम ओवेरियन साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 पर्पज होते हैं, उनकी 2 पर्पज हुई या फिर 2 साइकिल हुई। एक तो ओवुलेशन कहाँ पर हुआ? ओवरी में हुआ, इसलिए हमने बोल दिया ओवेरियन साइकिल। ब्लीडिंग कहाँ पे हुई? यूट्रस के अंदर हुई, तो इसलिए यूटेराइन साइकिल। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 2 साइकिल चल रही हैं। एक तो आपकी ओवेरियन साइकिल क्योंकि वहाँ पे ओवरी में चेंजेस आ रहे हैं, और यूटेराइन साइकिल क्योंकि यूटेरस की लेयर में शेडिंग ऑफ हो रही, या फिर वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी साइकिल्स पैरेलल चलती हैं? 2, ओवेरियन साइकिल एंड द यूटेराइन साइकिल। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करेंगे हार्मोन्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे बेसिक बात जो मैं आपको बता दूं कि आपको हार्मोन्स में ये ध्यान रखना है कि वो हार्मोन रिलीज़ कहाँ पे से हो रहा है, यानी कि कौन उसको रिलीज़ करा रहा है, और वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, उसका वर्क कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ग्लैंड्स ध्यान रखने हैं। ग्लैंड्स कौन से हैं? तो एचपीयू, या फिर इसको ही एचपीजी के नाम से आप ध्यान रख सकते हैं, यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवरी या गोनैड। यही तीनों ग्लैंड्स हैं जो कि रिलीज़ कराते हैं हमारे 5 हार्मोन जो कि नेसेसरी होते हैं हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस इसका बेसिक पर्पज होता है, ये गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है जो कि हमारे गोनैड्स के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ये आया काम करके चला गया, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी जो काम कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो ये चारों मेन हार्मोन होते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि
टोटल कितने हार्मोन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो यानी कि 5 होते हैं। बट अगर ये पूछा जाए कि मेन हार्मोन्स कौन से हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो वो ये 4 हैं, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि हमारा पिट्यूटरी से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और ओवरी या फिर गोनाड्स कह सकते हैं इसको, जो कि रिलीज करता है हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, अगर सीक्वेंसिंग की बात करें कि सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा हार्मोन आता है, तो वो होता है हमारा FSH, फिर काम करता है हमारा एस्ट्रोजन, देन आता है LH एंड देन प्रोजेस्टेरॉन। 1 बाय 1 हम करके देखेंगे कि कैसे और कहाँ ये काम करते हैं। तो यानी कि हमें पता चल गया कि FSH हमारा कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, पिट्यूटरी से, LH भी हमारा पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हमारे ओवरी से रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला फंक्शनल हार्मोन हमारा होता है, हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज हो गया, गोनैड्स की ग्रोथ हो गई एंड गोनैड्स हमारे फंक्शनल हो गए आफ्टर प्यूबर्टी, जब मिनार्की हमारी स्टार्ट हुई, यानी कि जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, तब से हमारा FSH पहला हार्मोन है जो फंक्शन में आता है। ठीक है, पहला काम करने वाला हार्मोन। ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग क्या करता है, ग्रैनुलोसा सेल यानी कि हमारी फॉलिकल की जो इनर लेयर थी उस पर एक्ट करता है। आपको ये पता है कि FSH रिलीज कहाँ से हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एक्ट कहाँ पे करा, ग्रेनुलोसा सेल्स यानी कि इनर लेयर ऑफ फॉलिकल पे इसने एक्ट करा। क्या कराया इसने, फॉलिकल की ग्रोथ कराई। ठीक है, अब सेकेंड क्या होगा, फॉलिकल जो ग्रो करेंगे वो रिलीज करेंगे 2 हार्मोन। ठीक है, ये मेन हार्मोन रिलीज़ करते हैं, ये लेस अमाउंट में हार्मोन रिलीज़ होता है, इनहिबिन बी। आपका इनहिबिन बी का थोड़ा सा काम होता है कि ये कंट्रोल कर देता है आपके फॉलिकल के ग्रोथ को। ठीक है, फॉलिकल के ग्रोथ को भी रोकना जरूरी है एक टाइम लिमिट के बाद। तो क्या करता है, जो फॉलिकल हमारे यानी कि सबसे पहले FSH आया, इसने ग्रैनुलोसा सेल यानी कि इनर लेयर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल पे काम किया और फॉलिकल की ग्रोथ कराई। फॉलिकल जब ग्रो हो रहे थे तो उन्होंने एस्ट्रोजन और इनहिबिन बी को रिलीज़ किया। इनहिबिन बी ने कंट्रोल किया हमारे फॉलिकल के ग्रोथ को और एस्ट्रोजन अब फंक्शनल हो गया। यानी कि आपसे पूछा जाए सेकेंड फंक्शनल हार्मोन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो दैट इज एस्ट्रोजन। ठीक है, और ये पर्टिकुलर फीमेल हार्मोन, आपसे ये भी पूछा जाए अगर पर्टिकुलर फीमेल हार्मोन कौन सा है, तो वो है हमारा एस्ट्रोजन। अब ये काम कहाँ पे करता है, तो ये वर्क करता है हमारे एंडोमेट्रियम के फंक्शनल लेयर पे। ठीक है, और उसकी क्या कराता है, ग्रोथ कराता है। ओके, यानी कि एस्ट्रोजन क्या करेगा, वर्क करेगा एंडोमेट्रियम के फंक्शनल लेयर पे, उसकी कराएगा ग्रोथ। अब जब एंडोमेट्रियम ग्रो कर रही होगी तो एस्ट्रोजन सेम टाइम पे FSH की मात्रा को रिड्यूस करके LH को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, अब LH जब फंक्शन में आएगा तो थर्ड फंक्शनल हार्मोन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा कौन सा हो गया, LH। LH क्या करेगा, थीका सेल पे एक्ट करेगा। मैंने बताया था ना कि फॉलिकल के 2 लेयर, आउटर थीका, इनर ग्रैनुलोसा। इनर पे एक्ट करने वाली FSH, आउटर पे एक्ट करने वाली थीका सेल पे LH हमारी। अब ये क्या कराएगी, ओवेरियन फॉलिकल पे एक्ट करेगी फिर से और ओवुलेशन कराएगी। जैसे ही LH अंदर गई फॉलिकल के, इसने क्या करा दिया वहाँ से, उस साइड को रिलीज़ कराया और ओवुलेशन हो गया ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंड काम ये क्या करेगी कि LH गया, एग बाहर आए यानी कि ओवुलेशन हो गया। अब ये क्या कर देगी, फॉलिकल को चेंज करके कार्पस लूटियम, यानी कि अब तक उस साइड अंदर पड़ा था तो ये थी फॉलिकल, ओवरियन फॉलिकल, लेकिन अब रिलीज हो गया हमारा oocyte और इसने बना दिया फॉलिकल को कार्पस लूटियम। यानी कि पहला काम इसने कराया ओवुलेशन LH ने, एंड दूसरा काम कराया कि फॉलिकल को चेंज कर दिया कार्पस लूटियम में। ठीक है, कार्पस लूटियम 2 हार्मोन को रिलीज करेगा, फर्दर 3 को करता है। ठीक है, मेन जो होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन भी थोड़े अमाउंट में ये रिलीज करता है और इनहिबिन A को रिलीज करता है। ठीक है, तो इनहिबिन A क्या करता है कि कंट्रोल करता है कार्पस लूटियम की ही ग्रोथ को, राइट। इनहिबिन बी हमारा था जो ऊपर रिलीज हो रहा था, वो क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था ग्रोथ ऑफ फॉलिकल को, जबकि इनहिबिन ए जो होगा वो कंट्रोल करेगा कार्पस लूटियम की ग्रोथ को। दूसरी चीज़ हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करेगा, वर्क करेगा मायोमेट्रियम को, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो मेंटेन करके रखेगा प्रेगनेंसी को। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट है, मतलब सबसे पहले तो ये चेक करेगा अगर प्रेग्नेंट है कि नॉन प्रेग्नेंट है प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रेग्नेंट है तो प्रोजेस्टेरॉन रिमांड लगातार बना रहेगा, रिलैक्सेशन कराएगा, वेसोडाइलेशन कराएगा और न्यूट्रिशनल सप्लाई कराएगा। लेकिन अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा और ब्लीडिंग होगा और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए एक बार सम अप करते हैं। हमको क्या देखना है कि कौन से हार्मोन है
क्या काम कर रहे हैं और कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो FSH रिलीज हो गया हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी से, वर्क किया इसने ग्रेनुलोसा सेल्स इनर लेयर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल को, फॉलिकल की ग्रोथ करे, फॉलिकल ने हार्मोन रिलीज किया एस्ट्रोजन और इनहिबिन बी। इनहिबिन बी ने कंट्रोल किया ग्रोथ ऑफ फॉलिकल को, एस्ट्रोजन ने क्या किया, एंडोमेट्रियम पे काम किया और उसकी ग्रोथ कराई। फिर एस्ट्रोजन ने स्टिमुलेट किया LH के सिक्रीशन को, और उसके बाद से क्या हुआ कि LH ने दो काम किए, एक तो उसने ओवुलेशन कराया, दूसरा कार्पस लूटियम बना दिया हमारे फॉलिकल को। ठीक है, कार्पस लूटियम ने क्या किया कि इसने 3 हार्मोन रिलीज किए, एक तो प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा अमाउंट में, एस्ट्रोजन थोड़ा सा, और थोड़ा सा इनहिबिन ए। इनहिबिन ए ने क्या किया, कंट्रोल किया कार्पस लूटियम की ग्रोथ को, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को, अगर अदरवाइज क्या होगा कि ये डिक्रीज होगा अमाउंट में और ब्लीडिंग कॉज कराएगा थ्रू कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आप अगर चार्ट नहीं बनाना चाहते हैं तो आप हार्मोन्स यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, यानी कि GnRH फर्स्ट रोल में आया हमारा, FSH रिलीज करा इंटीरियर पिट्यूटरी ने, रिस्पॉन्सिबल है ये फॉलिकल ग्रोथ के लिए। एस्ट्रोजन रिलीज हुआ फॉलिकल से, रिस्पॉन्सिबल है एंडोमेट्रियम ग्रोथ के लिए, एंडोमेट्रियम थिकनिंग के लिए। LH रिलीज किया गया इंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू और रिस्पॉन्सिबल है ओवुलेशन के लिए या फिर कार्पस लूटियम के फॉर्मेशन के लिए। फिर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करा गया कार्पस लूटियम के थ्रू और रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। अब बात कर लेते हैं फेजेस ऑफ साइकिल की। ठीक है, यानी कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी फेजेस होती हैं, तो 3 फेजेस होती हैं। आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 4 स्टेप में मतलब 4 नंबर्स होंगे, आपको वो देखना है, 1, 5, 14 एंड 28। ठीक है, तो 1 to 5 हम कहते हैं ये फर्स्ट फेज़ है हमारा। ठीक है, 5 to 14 हमारा सेकेंड फेज़ होता है एंड 14 to 28 हमारा थर्ड फेज़ होता है। यानी कि मैंने क्या बताया कि एवरेज ड्यूरेशन जो होती है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल की 28 डेज़ की होती है, उसमें टोटल फेजेस 3 होते हैं। ठीक है, 1 to 5 डे हमारा पहला फेज़ हो गया, 5 to 14 हमारा क्या हो गया, दूसरा फेज़ हो गया, और 14 to 28 हमारा तीसरा फेज़ हो गया। जो फर्स्ट फेज़ होता है, जो ब्लीडिंग वाला फेज़ होता है 1 to 5 डे का, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज़। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, या फिर मेंस्ट्रुअल फेज़ भी बोलते हैं, जो कि होता है हमारा 1 to 5 डेज़ का। ठीक है, नॉर्मली समझ में आया। सारे ही जो भी हमारे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फेज़ हैं, उस सबके ही 2 नाम हैं। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं वैसे वैसे हमने नाम दे दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट फेज़ में ब्लीडिंग हुई, मेंसेस आए, इसलिए हमने ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फेज़ कर दिया, ड्यूरेशन है 1 to 5 डेज़। ठीक है, इसमें क्या होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, आपको पता है, लो हार्मोन रहेगा, लो हार्मोनल लेवल होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसको विड्रॉवल ब्लीडिंग भी बोलते हैं, ब्लीडिंग को विड्रॉवल ब्लीडिंग भी, विड्रॉ हो रहा है ब्लड तो इसलिए विड्रॉवल ब्लीडिंग भी बोलते हैं। एवरेज अमाउंट जो होता है, जो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट MCQ है, तो कितना रिलीज होता है, 35 to 50 ml ब्लड रिलीज होता है ड्यूरिंग द ब्लीडिंग फेज। ठीक है, फिर ड्यूरिंग ब्लीडिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होता है किसकी वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसका नाम होता है PGF2 अल्फा। ये भी आपका MCQ है। ठीक है, PGF2 अल्फा की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें पेन कॉज होता है, जिसको रिलीव करने के लिए आप मेफ्टॉलिस्पास या फिर आइबुप्रोफेन और डाइसाइक्लोमाइन जैसी टैबलेट को लेते हैं, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, पेन लेवल को रिड्यूस करता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम की दो लेयर इन्वॉल्व होती हैं इस फेज़ में, एक तो बेसल जो कि मेंटेन लेयर होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शनल लेयर आपकी सेट ऑफ हो जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज़। तो ये रही कहानी हमारे फर्स्ट फेज़ की। ठीक है, एक बार समअप करें, इसको नाम दिया हमने ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फेज़। ठीक है, लो हार्मोन लेवल रहेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का मात्रा कम रहेगा, विड्रॉल ब्लीडिंग कह दी हमने, कितना अमाउंट रिलीज होगा, 35 to 50 ml। कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज होने से कौन होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। PGF2 अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको रिलीव करने ये क्या कॉज कराएगा, पेन। ठीक है, एंडोमेट्रियम की 2 लेयर इन्वॉल्व हो रही हैं, एक तो बेसल, दूसरी फंक्शनल। ठीक है, आ जाओ आप सेकेंड फेज पे, जो कि 5 to 14 डेज के बीच में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ हो रही होगी और उनका प्रोलाइफरेशन हो रहा होगा, इसलिए हमने क्या कह दिया सेकेंड फेज को, फॉलिक्यूलर फेज या फिर प्रोलाइफरेशन फेज। ठीक है, कितने दिन का होता है, तो 5 to 14 डेज का होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका हार्मोन लेवल हाई रहता है, हाई हार्मोनल लेवल रहता है,
FSH जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फंक्शनल हार्मोन है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकल ग्रोथ के लिए। फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है इसलिए फॉलिकुलर फेज नाम रख दिया, ठीक है। प्रोलाइफरेशन हो रहा है इसलिए प्रोलाइफरेशन फेज नाम रख दिया, ठीक है। तो जो FSH होता है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप कि जो FSH होता है ये फॉलिकल पे की ग्रोथ कराता है। तो फॉलिकल में भी सबसे पहले जो फॉलिकल्स होते हैं वो हमारे प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, जो कि 1000 नंबर में होते हैं, ठीक है। तो प्रीमोडियल यानी कि थाउजेंड्स ऑफ प्रीमोडियल फॉलिकल्स, FSH उन पर काम कर रहा होता है, जो कि कन्वर्ट करता है उनको प्राइमरी फॉलिकल में, देन कन्वर्ट करता है उनको सेकेंडरी फॉलिकल में, एंड देन एंट्रल फॉलिकल तक आते आते आपके प्रीमोडियल की संख्या जो 1000 थी वो 6 to 7 सेल्स की बच जाती है, ठीक है। उसके बाद ये वेट करते हैं LH का। तो एंट्रल फॉलिकल तक ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन ये जो एंट्रल फॉलिकल तक आते आते फॉलिकल्स क्या करते हैं, एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। अब आता है सेकेंड फंक्शनल हार्मोन एस्ट्रोजन। ये क्या कराता है, हमारे एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है, ठीक है। फर्स्टली जो होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर जो होगा 0.5 mm की थिकनेस रहेगी हमारे एंडोमेट्रियम की। आफ्टर दैट 2 to 3 mm का, और 5 to 6 mm का लार्जेस्ट थिकनेस जो होती है मेंसेस के दौरान, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो 8 to 10 mm की हमारी थिकनेस हो जाती है एंडोमेट्रियम की, ठीक है। वेरिएबल एस्ट्रोजन लेवल इंड्यूस करेगा ओवुलेशन को। स्टेबल जो एस्ट्रोजन लेवल होगा तो वो एनाओवुलेशन कराएगा। मैक्सिमम एस्ट्रोजन लेवल कब होता है, तो 12th डे पे। ये भी MCQ है आपका। मैक्सिमम एस्ट्रोजन लेवल आपका 12th डे पे होता है, ठीक है। तो 2 हार्मोन के फंक्शन हमने देख लिए इन द सेकेंड फेज, ठीक है। फिर अब रोल में आता है हमारा LH ड्यूरिंग द सेकेंड फेज इटसेल्फ, ठीक है। तो जब LH रोल में आता है तो LH सर्ज होता है, LH सर्ज होता है, और LH सर्ज जो होता है वो 32 to 36 आवर्स बिफोर ओवुलेशन होता है, यानी कि ओवुलेशन से 32 से 36 घंटे पहले, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, ठीक। तो डेज में अगर पूछे तो 12th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम कब होता है LH 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि 10 to 12 आवर्स बिफोर ओवुलेशन। LH रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फॉलिकल मेच्योरिटी के लिए, यानी कि जहाँ पे एंट्रल फॉलिकल रुका था, अब ये क्या करेगा, एंट्रल फॉलिकल पे एक्ट करेगा, उनको ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। कुछ एंट्रल फॉलिकल प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाएंगे, और ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, सेकेंडरी oocyte में चेंज होगा, और ओवुलेशन के दौरान यही रिलीज होगा। लाइफ स्पैन इसकी 12 to 24 डेज की होती है। अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन स्पर्म अवेलेबल है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी यहीं पे, और स्पर्म अगर अनअवेलेबल हो तो 3rd फेज ऑफ MC मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और हम 3rd फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को देख लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि FSH ने एंट्रल फॉलिकल तक बनाया था, उसके बाद से जब LH आएगा तो वो ग्राफियन फॉलिकल में इसको कन्वर्ट करेगा, जिसका नंबर 1 होता है। एंट्रल फॉलिकल का नंबर कितना होता है, 6 to 7। ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। एंट्रल फॉलिकल 6 to 7 इन नंबर होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल हमारा 1 इन नंबर होता है, जो कि कन्वर्ट होगा सेकेंडरी oocyte में। इसी को हम ओवम में एग बोल देते हैं साफ भाषा में, ठीक है। लाइफ स्पैन होती है 12 से 24 घंटे। स्पर्म अगर अवेलेबल है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, स्पर्म अगर अनअवेलेबल है तो 3rd फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो 3rd फेज में हम बात करते हैं ल्यूटियल या फिर सिक्रेटरी फेज की, क्योंकि यहाँ पे कार्पस लूटियम बन गया है, और सिक्रेटरी फेज क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन का, राइट। तो इसका ड्यूरेशन होता है 14 to 28 डेज। इसमें क्या होता है, कार्पस लूटियम का प्रेजेंस होता है। मेजर हार्मोन हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है प्रिपेयर करता है यूट्रस को, ताकि वो रिसीव कर ले हमारे फीटस को अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो। ड्यू टू अगर अनफर्टिलाइज कंडीशन हो गई तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल आपका डिक्रीज होने लगता है, जो कि इंड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्शन को, और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये रही हमारी फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझ में आई होंगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।